Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 28. Be going to. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर होंगे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 28 और आज हमारा है बी गोइंग टू। तो आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे बी गोइंग टू का क्या इस्तेमाल होता है अंग्रेज़ी ज़ुबान में। ओके, लेकिन उससे पहले रिवाइज करना चाहेंगे। और हमने जो कल गुफ्तगू की थी वो गुफ्तगू थी हैज़ टू, हैव टू वगैरह के बारे में, और हमने तफसील के साथ गुफ्तगू की थी। और मैंने बताया था कि हैज़ टू का क्या माना होता है। हैज़ टू का माना होता है करना है, करनी है, पढ़ता है, पढ़ती है। इसी तरह से हैड टू का क्या माना होगा। हैड टू का माना होता है करना पड़ा, करनी पड़ी, करना पड़ा था, करनी पड़ी थी, और करना पड़ता था या करनी पड़ती थी वगैरह। और इसको हम फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो होगा विल हैव टू। और विल हैव टू का क्या माना होगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगी या करनी पड़ेगी, जो भी माना होगा वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और मैंने बताया था हैज़ टू, हैव टू के इस्तेमाल के बारे में कि इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। इसका इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब आपको ये बतलाना हो कि आपको कोई काम करना था या आप पर कोई जिम्मेदारी जिसको आपको करना है, यानी कोई काम आपको करना है। इसी तरह से आप कोई काम करेंगे जो आप पर वाजिब है, तो उसको बतलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका खाका ये है कि इसका सेम खाका होगा, एक ही पैटर्न होगा, बस हम ज़माने के अतबार से हैज़ टू, हैव टू या हैड टू और इसी तरह से विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। इसका खाका होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू या हैड टू, और फ्यूचर के लिए विल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद दीगर वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। और मैंने आगे बताया था हैज़ टू के इस्तेमाल के बारे में कि हैज़ टू का अगर हम इस्तेमाल कर लें तो इसका तर्जुमा हम मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो अहमद हैज़ टू गो टू द हाउस, इसका तर्जुमा हम करते हुए कहेंगे अहमद को घर जाना है। आप कह सकते हैं अहमद को घर जाना पड़ता है, आप कह सकते हैं अहमद को घर जाना पड़ा है। ठीक। और अगर हम हैड टू की बात करें तो हैड टू का इस्तेमाल भी हम मुख्तलिफ मानी के लिए, यानी मुख्तलिफ तरीके से इसका तर्जुमा कर सकते हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि आई हैड टू कम्प्लीट माई वर्क ऑन टाइम, तो आप कैसे कहेंगे इसको, आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना था। आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ता था। आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ा। आप कहेंगे मुझे वक्त पर अपना काम मुकम्मल करना पड़ा था। तो यहाँ पर आप मुख्तलिफ तरीके से इसका तर्जुमा करेंगे ज़रूरत के अतबार से। अगर हम बात करें प्रेजेंट को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, इसी तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव में लाने की, तो हमने आपको बताया था डू डज का इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप कह सकते हैं ही हैज़ नॉट टू गो टू द मार्केट, आप कह सकते हैं वाई हैज़ ही टू गो टू द मार्केट, लेकिन बेहतर होगा कि आप कहें ही डज नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, आप कहें वाई डज ही हैव टू गो टू द मार्केट। अगर आप डू या डज इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आप हमेशा हैव ही इस्तेमाल करें, हैज़ नहीं आएगा। ठीक। आगे हमने आपको पास्ट के बारे में बताया था कि पास्ट को हम डिड में अगर चेंज कर दें नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि अगर आप कहें ही हैड नॉट टू गो टू द मार्केट तो चल सकता है, लेकिन बहुत से लोग गलत मानेंगे। आप कह सकते हैं वाई हैड ही टू गो टू द मार्केट, ये भी चल सकता है, लेकिन बेहतर कि आप डिड का इस्तेमाल करते हुए बनाएं और कहें ही डिड नॉट हैव टू गो टू द मार्केट। आप कहें वाई डिड ही हैव टू गो टू द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर भी आपको हैड को हैज़ हैव में बदलना होगा फर्स्ट फॉर्म में, चूँकि डिड आ गया तो आपने जो रूल पढ़ा है पास्ट इंडेफिनिट में वो सारे रूल यहाँ पर लागू हो जाएंगे। ओके,
और हमने विल के बारे में बताया था कि इसका कोई मतलब विल ही रहेगा, विल हैव टू, हमेशा इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताया था कि जो चीज़ है उसको फिर से बताने की क्या ज़रूरत होगी। ओके, तो ये था हमारे सबक का खुलासा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का होमवर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। और हमारा पहला होमवर्क है फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू उर्दू, उर्दू में तर्जुमा करना, जिसमें से हमारा पहला जुमला है इफ़ यू वांट टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम यू विल हैव टू लीव अर्ली। ये हमारा जुमला है, ठीक। तो इस जुमले को बनाते हुए आप कैसे कहेंगे, इस जुमले का तर्जुमा करते हुए आप कहेंगे अगर आप वक्त पर स्टेशन पहुंचना चाहते हैं तो आपको जल्दी निकलना होगा। ओके, इफ़ यू वांट टू रीच द स्टेशन ऑन टाइम, अगर आप वक्त पर स्टेशन पहुंचना चाहते हैं या चाहती हैं भी आप कर सकते हैं, तो आपको जल्दी निकलना होगा। यहाँ पर लफ्ज़ तो का कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक कॉमा ही लफ्ज़ तो का माना दे रहा है, ठीक। तो यू विल हैव टू लीव अर्ली, आपको जल्दी निकलना होगा। लीव अर्ली का मतलब जल्दी निकलना, यानी स्टेशन के लिए। तो यहाँ पर आपने यू विल हैव का तर्जुमा किससे किया, निकलना होगा। आप इसको कर सकते हैं निकलना पड़ेगा, आप यहाँ कर सकते हैं निकलना पड़ेगा, आपको जल्दी निकलना पड़ेगा, ठीक है। हमारा अगला जुमला है दे डिड नॉट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल विद देयर मॉम एज द डॉक्टर केम टू देयर होम। तो इसका तर्जुमा हम कैसे करेंगे, इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे उन्हें अपनी अम्मी के साथ अस्पताल नहीं जाना पड़ा क्योंकि डॉक्टर उनके घर आ गया था। तो दे डिड नॉट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल विद देयर मॉम, उन्हें अपनी अम्मी के साथ अस्पताल नहीं जाना पड़ा। अब पढ़ा था भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ता था नहीं करेंगे क्योंकि ये जुमला आगे वाला आ रहा ना, ये कह रहा है कि यहाँ पर पढ़ा ही होगा या पढ़ा था होगा, पढ़ता था नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता क्योंकि जुमला ही ऐसा है। ओके, तो दे डिड नॉट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल विद देयर मॉम, उन्हें अपनी अम्मी के साथ अस्पताल नहीं जाना पड़ा एज द डॉक्टर केम टू देयर होम, क्योंकि डॉक्टर उनके घर आ गया था। ओके, लेकिन अगर आप इसका तर्जुमा कर दें उन्हें अपनी अम्मी के साथ अस्पताल नहीं जाना पड़ता था, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इसको भी उसी पैटर्न में डालें। तो आप कहेंगे क्योंकि डॉक्टर उनके घर आया करता था, यानी रोज़ाना आता था या जब भी वक्त होता था मुतय्यन वक्त, तो डॉक्टर आया करता था। तो यहाँ पर इसको भी आप आता था या आया करता था में चेंज करेंगे, तभी जा करके आप कर सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसमें कर सकते हैं जाना पड़ता था, यानी नहीं जाना पड़ता था, आप कर सकते हैं इसका तर्जुमा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप इसको भी उसी पैटर्न में उसी हिसाब से डालें। ओके, हमारा अगला जुमला है आई हैड टू गो टू द कुवैत, आई हैड टू गो टू कुवैत दिस वीक बट कैंसिल बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे मुझे इस हफ्ते कुवैत जाना था लेकिन मैंने मनसूख कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। ओके, सो मुझे इस हफ्ते कुवैत जाना था, आई हैड टू गो टू द कुवैत, जाना था, ठीक, लेकिन मैंने मनसूख कर दिया, बट आई कैंसल्ड, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। थोड़ा सा डिफरेंट तर्जुमा ये, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, लेकिन यही तर्जुमा होगा आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। अगर आप इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, तो तर्जुमा होगा क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी। मतलब क्या चीज़ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, ये अपनी अंग्रेजी ताबीर है। यहाँ इसका मतलब ये कि आपकी तबीयत गड़बड़ लग रही थी आपको, तो यहाँ पर वही माना है क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी, ये तर्जुमा होगा। अगरचे यहाँ पर हेल्थ का कोई माना नहीं है, लेकिन वही माना निकल कर आएगा। ओके, आई हैड टू गो कुवैत दिस वीक, मुझे इस हफ्ते कुवैत जाना था, बट कैंसिल, लेकिन मैंने मनसूख कर दिया। यहाँ पर आई पोशीदा है, बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही थी। क्लियर। हमारा अगला जुमला है डू यू ऑल हैव टू चेंज योर फ्लैट। तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे क्या तुम सब लोगों को अपना फ्लैट बदलना है। तो यहाँ पर बदलना है करेंगे। ओके, हमारा अगला जुमला है नो दे डू नॉट हैव टू चेंज देयर न्यू फ्लैट। हम कैसे कहेंगे, हम कहेंगे नहीं उन लोगों को अपना फ्लैट नहीं बदलना है, अपना नया फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर न्यू आया हुआ है, मैंने लिखा नहीं, उन लोगों को अपना नया फ्लैट नहीं बदलना है। ठीक, आप यहाँ पर नया ऐड कर लेंगे, तो नहीं उन लोगों को अपना नया फ्लैट नहीं बदलना है। और
Go to the next. So next question or next sentence is Zakaria, you will have to shift to the next building as the owner is going to sell this flat. तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कैसे कहेंगे? इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे ज़करिया आपको अगली बिल्डिंग में मुंतकिल होना होगा क्योंकि मालिक इस फ्लैट को बेचने वाला है. ओके, या बेच रहा है भी आप कर सकते हैं. तो ज़करिया यू विल हैव टू शिफ्ट टू द नेक्स्ट बिल्डिंग, आपको अगली बिल्डिंग में मुंतकिल होना होगा क्योंकि एज और बिकॉज मालिक भी माना द ऑनर इस फ्लैट को बेचने वाला इज गोइंग टू सेल दिस फ्लैट. ओके, तो यहाँ पर आपने किससे तर्जुमा किया? मुंतकिल होना होगा, शिफ्ट होना, मुंतकिल होना. हमारा अगला जुमला है देयर इज नो लिफ्ट इन दिस बिल्डिंग सो ऑल द रेजिडेंट्स हैव टू क्लाइम ऑन फुट. तो इसका तर्जुमा करते हम कहेंगे इस बिल्डिंग में एक भी लिफ्ट नहीं है. देयर इज नो लिफ्ट इन दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग में एक भी लिफ्ट नहीं है. सो इसलिए ऑल रेजिडेंट्स हैव टू क्लाइम ऑन फुट, तमाम बाशिंदों को पैरों के बल चलना पड़ता है. ओके, रेजिडेंट यहाँ बाशिंदे के साथ मुकीम भी कर सकते हैं, रहने वाले भी आप कर सकते हैं. ठीक, तमाम लोगों को पैरों के बल चढ़ना पड़ता है. ओके, हैव टू क्लाइम. ओके, हमारा अगला जुमला है द वाटर मोटर हैज बीन आउट ऑफ वर्क सिंस 5 days सो आई हैव टू गो टू माई सिस्टर रूम टू हैव अ शावर. इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे पानी की मशीन 5 दिनों से ख़राब है. द वाटर मोटर हैज़ बीन आउट ऑफ वर्क इन 5 days, पानी की मशीन 5 दिनों से ख़राब है. सो आई हैव टू गो टू माई सिस्टर रूम, इसलिए नहाने के लिए मुझे अपनी बहन के घर जाना पड़ता है. सो आई हैव टू गो टू माई सिस्टर रूम टू हैव अ शावर. टू हैव अ शावर, नहाने के लिए, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, टू माई सिस्टर्स रूम, अपनी बहन के घर यानी रूम, आप कमरा भी कर सकते हैं. ठीक, यहाँ पर कमरा कर लीजिए कि यहाँ जो कि रूम था. तो क्या जुमला बनेगा? द वाटर मोटर हैज़ बीन आउट ऑफ वर्क सिंस 5 days, इन 5 दिनों से ख़राब है, इसलिए नहाने के लिए मुझे अपनी बहन के रूम या घर जाना पड़ता है. ओके, अगला जुमला है डिड अस्का हैव टू. डिड हैव आया क्योंकि डिड आ गया है इसलिए. टू कुक द डिनर और डिड हर हस्बैंड हैज़ टेकन इट फ्रॉम द रेस्टोरेंट. इसका तर्जुमा करते हुए हम उर्दू में कहेंगे अस्का को रात का खाना पकाना पड़ा था या उसके शौहर ने रेस्तोरां से ख़रीद लिया था. यहाँ पर देख सकते हैं कि जुमला लफ्ज़ क्या से शुरू हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर लफ्ज़ यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, लेकिन मैंने क्या नहीं कहा क्योंकि कभी कभी हम लफ्ज़ क्या डिलीट कर देते हैं, नहीं बोलते हैं, लेकिन वो चीज़ होती है जहन में, या हमारा जो टोन होता है, बोलने का जो तरीक़ा होता है, जो लहजा होता है, उससे पता चलता है. ओके, तो यहाँ पर क्या पोशीदा है. ओके गाइज, तो क्या अस्का को रात का खाना पकाना पड़ा था? डिड अस्का हैव टू कुक द डिनर, या उसके शौहर ने और हर हस्बैंड रेस्तोरां से ख़रीद लिया था, हैज़ टेकन इट फ्रॉम द रेस्टोरेंट. हमारा अगला जुमला है विल वी हैव टू सेंड अवर कार फॉर यू और यू विल कम बाय योर कार. तो इसका तर्जुमा करते हुए हम कहेंगे क्या हमें आपके लिए अपनी कार को भेजना होगा, या क्या हमें आपके लिए अपनी कार भेजनी होगी, आप ये भी कर सकते हैं को के बगैर, या आप खुद की कार से आएंगे, या आप खुद की कार से आएंगे, या आप अपनी कार से आएंगे. तो यहाँ पर भेजना होगा कर दिया मैंने, भेजना पड़ेगा नहीं कहा, भेजना होगा, यानी कि आप इस तरह से इसका तर्जुमा कर सकते हैं. ओके, तो हमारा होमवर्क था अंग्रेज़ी से उर्दू में. आगे चलते हैं और अगला होमवर्क लेते हैं. हमारा अगला होमवर्क है अंग्रेज़ी में तर्जुमा करना है. हमारा पहला वर्ड है रुकैया बहुत सुस्त है, मुझे उसका होमवर्क करना पड़ता है. तो कैसे कहेंगे? आप कहेंगे रुकैया इज़ वेरी लेजी, आई हैव टू डू हर होमवर्क. हमारा अगला जुमला है मेरे दादा काफ़ी बीमार हैं, मुझे घर जाना होगा. अब कैसे कहेंगे? माई ग्रैंड फादर इज सिक, और वेरी सिक काफ़ी के लिए वेरी सिक, वेरी बढ़ा लीजिए. सो आई विल हैव टू गो होम, सो आई विल हैव टू गो होम, इसलिए मुझे घर जाना होगा. हमारा अगला जुमला है सुहेब खुद ही आ गया था या तुम्हें फ़ोन करना पड़ा था. तो कहेंगे डिड सुहेब कम बाई हिमसेल्फ और यू हैड टू कॉल हिम. डिड सुहेब कम बाई हिमसेल्फ और यू हैड टू कॉल हिम, क्या तुम्हें उसे फ़ोन करना पड़ा था. हमारा अगला जुमला है क्या कल हम लोगों को ऑफिस आना होगा. कैसे कहेंगे? हम कहेंगे विल वी हैव टू कम टू ऑफिस टुमारो. हमारा अगला जुमला है हमें हॉस्टल में खाना नहीं पकाना पड़ता है, हमें हॉस्टल में खाना नहीं पकाना पड़ता है. तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे वी डू नॉट हैव टू कुक फूड इन द हॉस्टल, वी डू नॉट हैव टू कुक फूड इन द हॉस्टल. ओके,
हमारा अगला जुमला है यार मैं थक चुका हूँ, मुझे ये सबक उसे बार बार समझाना पड़ता है। तो आप कैसे कहेंगे? ड्यूड आई हैव बीन टायर्ड। ड्यूड यार आई हैव बीन टायर्ड, मैं थक चुका हूँ। आई हैव टू एक्सप्लेन दिस लेसन टू हिम अगेन एंड अगेन। तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे आप? आई हैव टू एक्सप्लेन द लेसन टू हिम, मुझे उसे सबक बार बार समझाना पड़ता है। अगेन अगेन, बार बार। ओके, तो मुझे ये लेसन उसे बार बार समझाना पड़ता है। ड्यूड का मतलब होता है लंगोटिया यार, जिसे आप कहते हैं, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो आप, जिसे यार बोल देते हैं, तो उसको हम अंग्रेजी में ड्यूड बोलते हैं। हमारा अगला जुमला है अगले हफ्ते इस कमरे की पुताई की जानी है। तो इसका तर्जुमा कैसे करेंगे हम कहेंगे नेक्स्ट वीक दिस रूम हैज़ टू बी पेंटेड। ये पैसिव वॉइस है, पुताई की जानी है, हैज़ टू बी पेंटेड, इस कमरे की पुताई की जानी है। हमारा अगला जुमला है उन लोगों से कह दो कि पैसा निकालने एटीएम जाना पड़ेगा। तो इसका तर्जुमा करते हैं हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे टेल देम, उन लोगों से कह दो, दैट दे विल हैव टू गो टू एटीएम टू विथड्रॉ मनी, कि उन लोगों को पैसा निकालने के लिए एटीएम जाना पड़ेगा। यहाँ पर दो चीज़ों का इस्तेमाल है। एक तो उन लोगों से कह दो कि पैसा निकालने एटीएम जाना पड़ेगा, यानी किसे जाना पड़ेगा? या तो मुझे हो सकता है या उन्हें हो सकता है, दोनों हो सकता है ना, कि मुझे जाना पड़ेगा उन लोगों से बता दो, या उन लोगों से कह दो कि उन्हें जाना पड़ेगा। तो दोनों आप ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आपने उन्हें जाना पड़ेगा तो आप कह सकते हैं दे, लेकिन आपने मुराद लिया है मुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप आई मुराद लेंगे। आई विल हैव टू गो टू द एटीएम टू विथड्रॉ मनी, टू विथड्रॉ मनी पैसा निकालने। क्लियर? हमारा अगला जुमला है मैं आजकल बहुत मसरूफ़ हूँ, मुझे अब भी ढेर सारे काम करने हैं। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम वेरी बिजी डीज डेज। आई एम वेरी बिजी डीज डेज, आजकल या नाउ डेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अब भी ढेर सारे काम करने हैं। आई स्टिल हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। आई स्टिल हैव टू डू, मुझे अभी करने हैं, अ लॉट ऑफ वर्क, ढेर सारे काम। क्लियर? हमारा अगला जुमला है सर मुझे दवा लेने घर जाना है, क्या आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं? तो इसका तर्जुमा करते हैं हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे सर मुझे दवा लेने घर जाना है। सर आई हैव टू गो होम टू टेक मेडिसिन। यहाँ पे टू गलत है, ओके, यहाँ पर टू नहीं आएगा। सर आई हैव टू गो होम टू टेक मेडिसिन, कुड यू प्लीज गिव मी अ लीव फॉर 2 days। क्या आप मुझे 2 दिन की छुट्टी दे सकते हैं? कुड यू प्लीज गिव मी लीव, लीव मने छुट्टी, गिव मने देना, तो कुड यू प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए या 2 दिन की छुट्टी। या 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको इस्तेमाल करेंगे लीव फॉर 2 days। यहाँ पे के लिए यानी फॉर ही आएगा, ठीक है। लीव फॉर 3 days, 3 दिन की छुट्टी। आप के लिए भी उर्दू में तर्जुमा कर सकते हैं, लेकिन अगर की भी आ जाए तब भी आप फॉर ही तर्जुमा करेंगे अंग्रेजी में। ओके, तो ये हमारे होमवर्क हैं जिनका हमने उर्दू से अंग्रेजी में तर्जुमा किया। उम्मीद करता हूँ कि आपका सही होगा। आगे चलते हैं और एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हमारा पहला जुमला है शी हैज़ टू वॉश दिस क्लॉथ बाई वॉशिंग मशीन। हम कहेंगे दिस क्लॉथ्स हैव टू बी वॉश्ड बाई हर बाई वॉशिंग मशीन। हमारा अगला जुमला है विल ही हैव टू बाई दिस परफ्यूम। हम कहेंगे विल दिस परफ्यूम हैव टू बी बॉट बाई हर। हमारा अगला जुमला है आई हैव टू राइट दिस एसे टिल नाइट। तो हम कहेंगे दिस एसे हैज टू बी रिटन टिल नाइट। हमारा अगला जुमला है डियर स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू सबमिट योर असाइनमेंट्स बाय नेक्स्ट मंडे। तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स योर असाइनमेंट हैव टू बी सबमिटेड, योर असाइनमेंट्स हैव टू बी सबमिटेड बाय यू बाय नेक्स्ट मंडे। हमारा अगला जुमला है सुहेब हैड टू बाय द रिंग फोर्सफुली। तो हम कहेंगे द रिंग हैड टू बी बॉट बाय सुहेब फोर्सफुली। ओके, तो यहाँ पर हमने इनकी प्रैक्टिस कर ली। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी किया होगा। तो यहीं पर आज का हमारा होमवर्क ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा और आपको बहुत कुछ समझ में भी आया होगा इंशाअल्लाह। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। और आज के सबक में हम बात करेंगे बी गोइंग टू। बी गोइंग टू ये देखने में आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ है। ओके गाइस, जिसको आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। बी गोइंग टू का क्या माना है? अगर हम इसके माने की बात करें, बी गोइंग टू का क्या माना है? अगर इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो कहेंगे बी गोइंग टू होना, जाने वाला। तो मतलब अजीब सा, मतलब एक वर्ड है बी गोइंग टू। ओके, बी गोइंग टू का अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो क्या होगा?
जाने वाला होना आप कर सकते हैं, बी गोइंग टू जा रहा, होने वाला होना, या मतलब अजीब सा तर्जमा हो रहा है, मेरे जहन में भी नहीं है मैं इसका लफ्ज़ी तर्जमा क्या करूं। लेकिन अगर हम इसको एज अ मीनिंग लें, एज अ टर्मोलॉजी इसको ले लें, एक एज अ वर्ड ले लें, बी गोइंग टू, तो इसका तर्जुमा हम कर सकते हैं ने वाला या ने वाली या ने वाले। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लिखा वाला, आप इसको वाली भी कर सकते हैं, आप इसको वाले भी कर सकते हैं, आप इसको और भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन माना होगा ने वाला। ठीक है, बी गोइंग का मसला यह है कि हम इसको बी गोइंग टू को एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते हैं। बी गोइंग टू को हम एज इट इज इस्तेमाल नहीं करते। इसका इस्तेमाल हम 3 ज़मानों में करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं, फ्यूचर में भी करते हैं। ठीक, अगर हम इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पर जो बी आपको दिख रहा है और जो आपको बी दिख रहा है ये चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट ये बी क्या हो जाएगा, इज भी हो जाएगा, या आर हो जाएगा, या एम हो जाएगा, यानी वर्ब के हिसाब से, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। ठीक है, बी ये क्या हो जाएगा, इज या आर एम, और उसके बाद गोइंग टू अपनी हालत पे रहेगा। तो ये इस्तेमाल हो गया आपका प्रेजेंट में। ठीक, और इस सूरत में इसका तर्जुमा होगा करने वाला हूँ, इसी तरह से करने वाली हूँ, इसी तरह से करने वाले हैं, यानी आप कुछ भी ला सकते हैं, वाला हूँ, वाले हैं, जो भी मतलब सियाक के हिसाब से इसका आप करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ये बी क्या हो जाएगा, इज या आर या एम में हो जाएगा। और अगर हम इसको पास्ट में इस्तेमाल करें, पास्ट के लिए, तो इसको हम वाज, वर या गोइंग टू, यानी बी क्या हो जाएगा, या वाज हो जाएगा, या वर हो जाएगा, या और गोइंग टू अपनी हालत में बाकी रहेगा। ठीक, तो या वाज होगा या वर होगा, यानी सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। हम बी एज इट इज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम वाज, वर, गोइंग टू ला दें तो इसका क्या तर्जुमा करेंगे, हम इसका तर्जुमा करेंगे करने वाला था, इसी तरह से करने वाली थी, इसी तरह से करने वाले थे। यहाँ पर मैंने करने वाला लिख दिया है जो कि डू के माने में आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर ने वाला कर दें तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने करने वाला कर दिया। तो यहाँ पर करने वाले से मतलब आप ने वाला ही ले, जो यहाँ मैंने लिखा है, क्योंकि कभी कभी जाने वाला हो जाता है, करने वाला वहाँ आया ही नहीं, लेकिन जाने वाले में ने वाला आ गया। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने ऐसे ही थोड़ा सा अच्छा लगे इसलिए मैंने कर दिया करने वाला। ठीक, असल में ने वाला ही होता है इसका माना अगर देखा जाए तो। ठीक, लेकिन आप इसको ऐसे ही समझे, करने वाला था, करने वाली थी, करने वाले थे, करने वाली थी। ठीक, तो ये आपका पास्ट में बी क्या हो जाएगा, वाज, वर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करें तो यहाँ पर बी गोइंग टू एट इज इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हम यहाँ पर विल जोड़ देंगे, या शैल भी जोड़ सकते हैं ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, लेकिन हम विल को लेकर बात करेंगे, विल जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या बताया कि ये डायरेक्टली बी गोइंग टू कभी इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इसको प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे तो इज़ारम कर देंगे आप बी को, और पास्ट में वाज, वर हो जाएगा, और फ्यूचर में विल आप जोड़ देंगे तो आपका फ्यूचर बनेगा। ठीक, तो फ्यूचर को बनाने की सूरत में हम क्या तर्जुमा कर सकते हैं, हम कह सकते हैं करने वाला होगा, करने वाली होगी, करने वाले होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है, वो ये है, गर्चे मैंने यहाँ पर इसका तस्करा कर दिया, वाज, वर, गोइंग, यानी पास्ट का भी तस्करा कर दिया है, फ्यूचर का भी तस्करा कर दिया है, लेकिन अक्सर इसका जो इस्तेमाल होता है बी गोइंग का वो प्रेजेंट ही में होता है। ये चीज़ ध्यान में रखें आप, इसका अक्सर इस्तेमाल प्रेजेंट के माना अदा करने के लिए होता है। ये अलग बात है कि इसका इस्तेमाल हो जाता है, बिल्कुल नहीं होता ये नहीं है, लेकिन इसका जो अक्सर इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट में होता है। तो हम तीनों ज़मानों को लेकर बात करेंगे, और हम बात करेंगे बी गोइंग टू को अगर हम प्रेजेंट में इस्तेमाल करें तो क्या माने निकल कर हमारे सामने आएगा। तो प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल कब करते हैं, प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं कि आप कोई काम करने वाले हैं करीब में। ठीक है, गर्चे हम इसका इस्तेमाल प्रेजेंट में कर रहे हैं, लेकिन जो माना निकल कर आ रहा है आपके जहन में, जो माना निकल कर आएगा सामने वाले के जहन में, वो ये होगा कि आपने अभी तक ये काम किया नहीं, बल्कि आप बिल्कुल बस करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें आज आप इस आर एम का इस्तेमाल करेंगे ज़माने के एतबार, सब्जेक्ट के एतबार से। ठीक, जैसे कि अगर आपको कहना हो आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट, आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट, कि मैं मार्केट में एक दुकान खोलने जा रहा हूँ, मैं मार्केट में, बाजार में एक नई दुकान खोलने जा रहा हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये मतलब नहीं होगा कि आपकी दुकान नई है और आप खोलने जा रहे हैं उसको, यानी घर से निकल कर जा रहे हैं, बल्कि इससे ये माना समझ में आ रहा है कि आपकी प्लानिंग है एक नई दुकान खोलने की कुछ दिनों में। इसका मतलब घर से आपने प्रेजेंट में किया, लेकिन कोई प्रेजेंट में इसका माना नहीं है, बल्कि आप जो करने जा रहे हैं दुकान खोलने का काम, ये फ्यूचर में होगा।
तो गर्चे ये प्रेजेंट में आपने इसको इस्तेमाल किया है, बट इसका जो माना निकल कर आएगा वही आएगा कि आप बस करने वाले हैं कोई काम, अभी आपने वो काम किया नहीं है। तो गोया कि प्रेजेंट में हम गर्चे इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो माना निकल कर आता है वो फ्यूचर में इसका माना निकल कर आता है। ओके गाइज, जैसे अगर आप कहें आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट, तो एक चीज का एहतमाल है यहाँ पर। एहतमाल ये है कि आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट को हम कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर में इसका माना लेंगे या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। हो सकता है कि आपकी नई दुकान थी बाजार में, आप उसी को खोलने जा रहे हो। ये जो जुमला है आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट, इसमें दो माने निकल सकते हैं। पहला माना कि आपकी दुकान अभी नहीं है, आप बस खोलने वाले हैं, आपकी प्लानिंग चल रही है, फ्यूचर में आप खोलेंगे। और यहाँ पर इसका इस्तेमाल ये भी है, एहतमाल है, इम्कान है कि आपकी जो नई दुकान है, ठीक है, आपको आप यानी हटा दें, आप मान लीजिए कि आपकी नई दुकान है, उसको आप खोलने जा रहे हैं, यानी आप घर से निकल चुके हैं और खोलने जा रहे हैं, दोनों माने निकल कर आ जा रहा है। तो कैसे आप पहचानेंगे कि इस जुमले को हम फ्यूचर के माने में लें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस के माने में ही ले लें? कैसे आप पहचानेंगे? तो इसकी पहचान ये है कि जो कॉन्टेक्स्ट है ना, जो सियाक है, वही बताएगा आपको कि आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले रहे हैं या इसको आप फ्यूचर में लेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई कहे वेयर आर यू गोइंग, कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग यानी किसी ने आपको रास्ते में देख लिया कि आप जो है जा रहे हैं कहीं, तो आपसे पूछ लिया वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, तो आपने क्या जवाब में कहा? आई एम गोइंग टू ओपन द शॉप, कि मैं दुकान खोलने जा रहा हूं। आपने क्या कहा? आई एम गोइंग टू ओपन द शॉप, मैं दुकान खोलने जा रहा हूं। यहाँ पर अभी आई एम गोइंग है, टू है, दोनों है, ठीक है, लेकिन सामने वाले को पता है, जिसने आपसे पूछा है, कि आपके पास दुकान है, ठीक है, आप उसी को खोलने जा रहे हैं। तो इस जुमले से क्या समझेगा वो? वेयर आर यू गोइंग, उसने देखा होगा अचानक आपको, पूछा वेयर आर गोइंग, कहाँ जा रहे हो भाई? आई एम गोइंग टू ओपन द शॉप, कि मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ, यानी आप रास्ते में है, दुकान खोलने जा रहे हैं अपनी। तो ये कॉन्टेक्स्ट ने बता दिया कि इसको प्रेजेंट में करेंगे। ये कॉन्टेक्स्ट एक सियाक है, एक ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको पता चल गया कि इसका तर्जुमा हम प्रेजेंट में ही में करेंगे। लेकिन अगर आपके पास दुकान नहीं थी, मान लीजिए आपके पास यानी मीटिंग प्लानिंग चल रही मिलने की, ठीक है, और आपसे प्लानिंग में था कि हम मिलेंगे इंशाल्लाह, और आपसे पूछा गया इट इज़ 10 AM, डिड यू ओपन द शॉप, आपकी प्लानिंग थी कि आप जो है 10 बजे दुकान खोलेंगे। इट इज़ 10 AM कि 10 बज गए हैं, डिड यू ओपन द शॉप, क्या तुमने दुकान खोल ली, यानी आपकी प्लानिंग चल रही थी कि हमारी दुकान 10 बजे खुल जाएगी। तो किसी ने आपसे पूछा इट इज़ 10 AM कि 10 बज गए हैं, डिड यू ओपन द शॉप, क्या तुमने दुकान खोल दी। और अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में बोले आई एम गोइंग टू ओपन इट विद इन 5 मिनट्स, तो यहाँ पर क्या मतलब होगा? यहाँ पर मतलब होगा कि आई एम गोइंग टू ओपन इट, कि मैं खोलने वाला हूँ विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में। यानी इससे ये पता चल रहा कि आप रास्ते में हैं दुकान के, लेकिन इससे ये नहीं पता चल रहा कि आप रास्ते में हैं, बल्कि ये काम आप करेंगे, अभी आपने किया नहीं है। तो ये फर्क है, यानी ये कॉन्टेक्स्ट बता रहा है, यानी ऐसी सिचुएशन है जिससे आपको अंदाजा होगा कि इसका तर्जुमा हम फ्यूचर में कर रहे हैं या इसका तर्जुमा जो निकल कर आ रहा है वो प्रेजेंट में आ रहा है, ठीक है। तो गोइंग टू को अगर आप इस माने में ले रहे हैं कि आप कोई काम करने वाले हैं, अभी किए नहीं है, तो इसके लिए ज़रूरी होगा कि इसमें प्लानिंग हो, ठीक है, प्लानिंग का होना ज़रूरी है। तो ये रही एक बात बी गोइंग को लेकर के। एक बात और आपके जहन में आ सकती है कि विल का इस्तेमाल और बी गोइंग के इस्तेमाल में फिर क्या फ़र्क रह जाएगा। यानी विल का इस्तेमाल भी आप करेंगे, आई विल ओपन अ न्यू शॉप, मैं एक दुकान खोलूंगा, और आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप, मैं एक दुकान खोलने वाला हूं, तो माना खोलूंगा ही से निकल कर आ रहा ना, तो क्या फ़र्क है? तो विल में और बी गोइंग टू को अगर आप फ्यूचर के माने में लेते हैं तो दोनों के इस्तेमाल में बहुत बड़ा फ़र्क है, मुख्तलिफ फ़र्क है, जिसमें से पहला फ़र्क है कि बी गोइंग का इस्तेमाल आप कब करेंगे? विल का इस्तेमाल हम मुस्तकबिल, करीब और बाइद दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन बी गोइंग का इस्तेमाल आप किसके लिए करेंगे? आप उसी लिए करेंगे जब आप कोई मुस्तकबिल करीब में आप काम करने वाले हों, ठीक है। जैसे कि मैं घर से निकल चुका हूँ, मैं बाजार पहुँचने वाला हूँ, तो आपका पहुँचना ये बस मुस्तकबिल करीब में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर बी गोइंग का इस्तेमाल करेंगे, यानी विल बी गोइंग हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 2 साल बाद, 3-4 साल, बहुत लंबा वक्फा आप दे रहे हैं, लंबा टाइम ले रहे हैं,
तो वहाँ पर आप विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे आप कहें आई विल गो टू अमेरिका आफ्टर 10 ईयर्स, तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है, यानी बिल्कुल करीब में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप यहाँ पर बी गोइंग का इस्तेमाल करेंगे। और विल का इस्तेमाल आप दोनों के लिए कर सकते हैं, आई विल गो टू सऊदी टुमारो या आई विल गो टू मक्का आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स। ओके, लेकिन बी गोइंग के लिए ज़रूरी है कि आपका जो ज़माना मुस्तकबिल है वो बहुत करीब ही में हो। तो ये पहला फ़र्क हुआ विल में और बी गोइंग में। पहला फ़र्क क्या हुआ, यानी कि बी गोइंग का इस्तेमाल हम मुस्तकबिल करीब के माने में करते हैं, जबकि विल का इस्तेमाल हम करीब और बाइद दोनों के लिए कर सकते हैं। ओके, ये पहला फ़र्क हुआ। दूसरा फ़र्क क्या है विल में और बी गोइंग को अगर हम फ्यूचर के माने में लें? दूसरा फ़र्क ये है कि बी गोइंग से ये पता चलता है कि बस काम होने ही वाला है, और विल बी से ये पता चलता है कि काम फ़ौरन होने वाला नहीं, बल्कि सामने वाला यह कहना चाहता है कि काम होगा। ठीक है, जैसे कि मिसाल से आप समझें, किसी ने कहा ही इज़ गोइंग टू डाई, कि वो मरने ही वाला है, बिकॉज ही इज़ टेकन पॉइजन, कि उसने जहर खा रखा है। तो ही इज़ गोइंग टू डाई से क्या पता चल रहा है कि वो मरने वाला, यानी बस काम होने ही वाला है। बिकॉज क्योंकि ये एक रीज़न आ गया यहाँ पर, एक इल्लत आ गई है, एक सबब आ गई है यहाँ पर, जिससे ये पता चल रहा है कि बस मरने ही वाला, यानी कि ही इज़ गोइंग टू डाई का मतलब है ताकीद पाई गई काम के होने की, यानी बस मरने ही वाला है, बस अभी ये काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन विल बी में काम होगा, लेकिन कब होगा ये पता नहीं है। विल के इस्तेमाल से ये पता चलेगा काम होगा, कब होगा ये नहीं पता। जैसे कि आप कहें एवरीवन विल डाई वन डे, एवरीवन विल डाई वन डे, कि हर किसी को एक दिन मरना होगा या हर किसी को एक दिन मरना है। आप देखिए एवरीवन विल डाई वन डे, इसका तर्जुमा आप मरना है ऐसे कर सकते हैं, अगरचे इसमें विल आया हुआ तो ताबीर है अपनी उर्दू की। ठीक, तो एवरीवन विल हैव टू डाई, आई मीन एवरीवन विल टू डाई का मतलब होगा कि लोगों को मरना, हर किसी को मरना है, लेकिन इसमें होने ही मरने ही जा रहे हैं ये माना नहीं आ रहा है। इस वाले में वो मरने ही जा रहा है ये माना आ रहा है, बल्कि इसमें मरेंगे लेकिन मरने ही जा रहे हैं ये माना नहीं आएगा। अगर इसी को आप करना हो किसी खास आदमी से, जैसे कि जैद कर दें, जैद इज गोइंग टू डाई, कि जैद मरने ही वाला है, ये तर्जुमा करेंगे। लेकिन जैद विल डाई का क्या तर्जुमा करेंगे, जैद मरेगा। तो गोया कि इसमें यह पता चल रहा है कि काम होगा, कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन इज गोइंग टू का इस्तेमाल कर लेंगे आप, यानी बी गोइंग का इस्तेमाल कर लेंगे, तो इसका मतलब है कि बस अब काम होने ही वाला है, थोड़ी देर में बस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा फ़र्क हुआ बी गोइंग को अगर हम आप जो है विल के माने में ले लें। एक तीसरा फ़र्क जो बहुत ही अहम और बुनियादी फ़र्क है विल में और बी गोइंग को इस्तेमाल करने में, वो ये है कि बी गोइंग का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हमारी प्लानिंग पहले से हो। ठीक है, बी गोइंग का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब हमारी पहले से प्लानिंग हो, और विल का इस्तेमाल करते हैं जब हमें फिलबदी कोई फैसला लेना हो। अभी आपको समझ में आएगा। जैसे आप कहते हैं आई एम गोइंग टू बी एन ओरेटर व्हेन आई विल ग्रो, आई एम गोइंग टू बी एन ओरेटर कि मैं खतीब बनूंगा, व्हेन आई विल ग्रो जब मैं बड़ा हूंगा। इसमें आपकी प्लानिंग थी, आपने अपना हदफ, अपना टारगेट बना रखा है कि बड़ा होकर के मैं क्या बनूंगा, बड़ा होकर के मैं खतीब बनूंगा। ये अलग बात है कि लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, लोग पूछते भी हैं व्हाट विल यू बी इन योर फ्यूचर, तो आप कहते हैं आई विल बी अ डॉक्टर, आई विल बी अ नर्स, वॉट एवर, राइट। लेकिन सही क्या होगा, आई एम गोइंग टू बी अ डॉक्टर, आई एम गोइंग टू बी अ नर्स, लाइक दैट। क्योंकि आपकी प्लानिंग है। तो विल का इस्तेमाल प्लानिंग के साथ ज़रूरी नहीं हो, लेकिन आई एम गोइंग का इस्तेमाल ज़रूरी है कि उसमें प्लानिंग हो आपकी। एक और मिसाल लें, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, किसी ने आपसे अचानक आवाज़ लगाई, ठीक है, कि क्या आप मेरी मदद कर देंगे, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर देंगे। तो यहाँ पर आप रिप्लाई में करेंगे यस आई विल हेल्प यू। आप यहाँ नहीं कहेंगे यस आई एम गोइंग टू हेल्प यू, ये तर्जुमा, ये आपका कहना अच्छा नहीं बना जाएगा। ये अलग बात है, स्पीकिंग में चल जाएगा, लोग मान लेंगे सही, बट ये सही जुमला आपका नहीं होगा, बल्कि आपको कहना होगा आई विल हेल्प यू। आप अगर आपने कह दिया आई एम गोइंग टू हेल्प यू, आपने कह दिया आई एम गोइंग टू हेल्प यू, तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी मदद करने की जो वादा किया वो प्लानिंग नहीं है आपकी, बस आपने फौरन अभी फैसला लिया कि हाँ आप यार मदद मांग रहा है, चलो इसकी हेल्प कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप आई विल ही इस्तेमाल करेंगे, आप आई एम गोइंग टू हेल्प यू इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अहम फ़र्क है विल को इस्तेमाल करने में और बी गोइंग को इस्तेमाल करने में। इस चीज़ को मैं एक अच्छी मिसाल के जरिए समझाता हूँ। जैसे कि दो दोस्त हैं,
एक का नाम अहमद है, दूसरे का नाम हमजा है। ठीक, अब अहमद और हमजा की जो है रेस्टोरेंट गए, ठीक है, खाना खाने के लिए गए। पहले से प्लानिंग नहीं थी कि क्या खाएंगे। ठीक, तो अहमद ने पूछा, अहमद ने कहा आई विल ईट बिरयानी, व्हाट विल यू ईट। दोनों होटल पहुंचे, रेस्तोरां पहुंचे, तो अहमद ने क्या कहा कि आई विल ईट बिरयानी। पहले से प्लानिंग नहीं थी, ठीक है, आई विल ईट बिरयानी, मैं बिरयानी खाऊंगा। व्हाट विल यू ईट, तुम क्या खाओगे। ठीक, अब हमजा क्या कहेगा इसकी रिप्लाई में, हमजा कहेगा आई विल ऑल्सो ईट बिरयानी, मैं भी बिरयानी खाऊंगा। क्योंकि दोनों में से किसी की भी प्लानिंग नहीं थी कि वो लोग क्या खाएंगे, बस वो लोग अचानक पहुंचे और फैसला किया कि चलो खाना खा लेते हैं यार, होटल दिख गया है। तो वहां पर आप विल ही इस्तेमाल करेंगे, इसलिए दोनों ने विल ही इस्तेमाल किया क्योंकि दोनों की प्लानिंग नहीं थी। अब इन दोनों ने फैसला कर लिया, इनकी प्लानिंग हो गई कि वो बिरयानी खाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर एक और शख्स आ गया, इसका तीसरा दोस्त शुएब आ गया। वो भी अचानक आ पड़ा होगा, हो सकता है ऐसा होता है कभी कभी। तो अब अहमद ने उसको देखा शोएब को कि शोएब आया है, तो जाहिर सी बात, अब खाने पे बैठे हैं तो पूछना तो पड़ेगा साथी को, वरना अच्छी बात नहीं है। तो अहमद उससे क्या कहेगा, शोएब से, अहमद कहेगा शोएब वी आर गोइंग टू हैव बिरयानी। यहाँ पर वी आर गोइंग टू हैव बिरयानी कह दिया। वी विल हैव का मतलब, हैव बिरयानी का मतलब खाने के माने में, यहाँ ईट कह सकते हैं आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो। वी आर गोइंग टू हैव बिरयानी कि शोएब हम लोग बिरयानी खाने जा रहे हैं, यानी खाने वाले हैं या खाएंगे। चूंकि इनकी प्लानिंग हो गई थी, यहाँ प्लानिंग नहीं थी, बट जब शोएब आया तो इनकी प्लानिंग हो गई। अब अहमद क्या बोलेगा, शोएब वी आर गोइंग टू ईट बिरयानी, तो यहाँ पर ही वो इसका इस्तेमाल करेगा गोइंग टू हैव बिरयानी। व्हाट विल यू ईट, यहाँ पर उसके लिए जरूरी है अहमद के लिए कि तुम क्या खाओगे, विल ही इस्तेमाल करो। अगर आपने यहाँ कह दिया व्हाट आर यू गोइंग टू ईट, तो ये आपका जुमला गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लानिंग नहीं है इसकी, ये भी अचानक आया हुआ है और इनकी प्लानिंग हो चुकी है। यहाँ पर प्लानिंग कर चुके हैं। अब इस प्लानिंग करने के बाद शोएब आया हुआ है, तो इसलिए अहमद क्या कहेगा, वी आर गोइंग टू हैव बिरयानी, व्हाट विल यू ईट, कि तुम क्या खाओगे। और अगर शोएब की पहले से प्लानिंग है तो वो कहेगा आई एम गोइंग टू ईट कौरमा, या जो कुछ आप ला सकते हैं, पिज्जा जो कुछ। लेकिन अगर उसकी भी प्लानिंग नहीं है पहले से, तो वही कहेगा आई विल ईट पिज्जा। ठीक, तो ये एक मिसाल है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि विल को कहाँ इस्तेमाल करेंगे और बी गोइंग टू को कहाँ इस्तेमाल करेंगे। यानी विल को आप प्लानिंग के टाइम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप पहले से प्लानिंग आपकी है तो उस वक्त आप इज गोइंग यानी विल बी गोइंग या वी आर गोइंग का इस्तेमाल करेंगे। और अगरचे वी आर गोइंग टू हैव आया हुआ ये प्रेजेंट है, लेकिन इसका जो माना निकल कर आएगा वो फ्यूचर का माना होगा, यानी खाने वाले हैं, अभी आपने वो काम किया नहीं है। तो ये बहुत ही बुनियादी फर्क है विल को और बी गोइंग को इस्तेमाल करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करेंगे यूज ऑफ बी गोइंग टू को। अगर हम पास्ट में इस्तेमाल करें तो ये वाज वर हो जाएगा। ठीक, वाज वर हो जाएगा। और वाज का इस्तेमाल आप जानते हैं कब इस्तेमाल करेंगे, और वर का आप इस्तेमाल जानते हैं। और इसका इस्तेमाल उसको करेंगे जब हमें ये बतलाना हो कोई काम आप करने ही वाले थे, यानी पास्ट में आप कोई काम करने वाले थे, तो उसको बतलाने के लिए आप इसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं आपको अभी फोन करने ही जा रहा था, यानी करने ही वाला था, करने ही जा रहा था, क्या मतलब निकल कर आएगा, यानी करने ही वाला था। ओके, मैं आपको अभी फोन करने ही वाला था या करने ही जा रहा था, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू। आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू, आप कैसे कहेंगे, आई वॉज जस्ट गोइंग टू कॉल यू। एक और मिसाल लें, मैं यहया को पैसे भेजने ही वाला था कि वो आ गया। मैं यहया को पैसे भेजने ही वाला था कि वो आ गया, तो आप कैसे कहेंगे, आई वॉज गोइंग टू सेंड यहया मनी बट ही केम। की का मतलब होगा यहाँ पर बट, ही केम वो आ गया। मैं यहया को पैसे भेजने ही वाला था, आई वॉज गोइंग टू सेंड यहया मनी बट ही केम वो आ ही गया। ओके, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से बनाएंगे। अब इस जुमले को मैं यहया को पैसे भेजने ही वाला था वो आ गया, और भी तरीके हैं बनाने के, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसी पैटर्न पे बनेगा, लेकिन मुझे बताना जो मकसूद है, यानी आप इसको आगे पढ़ेंगे कि इसको मज़ीद तरीके से बना सकते हैं, अबाउट के जरिए भी बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिखाना मकसूद है कि इसका इस्तेमाल हम, मैंने आपको पहले बता दिया कि अक्सर इसका इस्तेमाल प्रेजेंट ही में होता है, लेकिन इसको हम पास्ट में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर पास्ट में आपने इस्तेमाल कर लिया तो इसका यही माना निकल कर आएगा। ओके,
और मैंने बताया कि इसको फ्यूचर में भी आपको इस्तेमालात दिख जाएंगे। तो फ्यूचर में इस्तेमाल करने की सूरत में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे विल या शैल बी गोइंग टू। और इसका इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब आपको बताना हो कि कोई काम जो है हो रहा होगा मुस्तकबिल में, यानी और उसमें ताकीद पाए, जैसे कि अब्दुल बासित अपना सबक पढ़ने ही वाला होगा या पढ़ने ही जा रहा होगा। अब्दुल बासित अपना सबक पढ़ने ही जा रहा होगा या पढ़ने ही वाला होगा। अगर आप ये माना अदा करना चाहते हैं तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे अब्दुल बासित विल बी गोइंग टू रीड। क्या कहेंगे आप कहेंगे अब्दुल बासित विल बी गोइंग टू रीड हिज लेसन, यानी अपना सबक ऐड कर दीजिए, हिज लेसन यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम फ्यूचर के माने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ही का माना निकल कर सामने आ रहा है वो विल बी गोइंग दे रहा है गोया की। ओके, तो आज की बहस खत्म हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत बड़ी बारीकी आप आज समझ में आई होगी इंशाल्लाह, और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपसे गलती नहीं होनी चाहिए गाइस। तो आज के सबक में जो गुफ्तगू हुई वो है बी गोइंग टू को लेकर के, और मैंने बताया बी गोइंग टू का अगर हम माना निकालें ज़बरदस्ती वाला तो होगा ने वाला, और इसको हम तीनों ज़मानों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल हम ख़ासतौर पर प्रेजेंट में करते हैं। तो प्रेजेंट में अगर हम इसको करें तो इसको हम बी को बदल देंगे इज़ आर एम में, और गोइंग टू बाकी रहेगा। और इज़ आर एम गोइंग टू में बदलने के बाद हम करेंगे इसका तर्जुमा करने वाला, यानी ने वाला ही असल है, यानी करने वाला हूँ, करने वाली हूँ, करने वाले हैं, या करने वाला है, करने वाली हैं। ठीक है, अगर इसको हम पास्ट में लाएं तो इसको हम कहेंगे वाज एवर गोइंग टू। जैसे कि आप कहेंगे करने वाला था, करने वाली थी, करने वाले थे, या करने वाली थी। अगर इसको फ्यूचर में लाएं तो हम कहेंगे विल बी गोइंग टू। जैसे कि आप कहेंगे करने वाला होगा, करने वाली होगी, या करने वाले होंगे। क्लियर। और अगर हम इसको बी गोइंग टू को इस्तेमाल करें तो प्रेजेंट में इसको हम, इसका मतलब गर्चे प्रेजेंट में इसको करते हैं लेकिन जो माना निकल कर आता है वो फ्यूचर का माना निकल कर आता है। और प्रेजेंट में इस्तेमाल करने की सूरत में हम इसमें इज़ आर एम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहेंगे आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू शॉप इन द मार्केट। इसका मतलब है कि आपकी प्लानिंग चल रही है, आपने भी खोला नहीं है अपनी दुकान को, नई वाली को, तो आप कहेंगे इज़ आर एम के ज़रिए। और मैंने आपको एक बहुत ही बड़ा फ़र्क बताया कि इज़ आर यानी इज़ आर एम गोइंग टू को गर्चे आप प्रेजेंट में इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें आप फ्यूचर का माना देते हैं। तो एक फ़र्क आपके ज़हन में आना चाहिए कि जब फ्यूचर के लिए विल है तो हम बी गोइंग टू को इस्तेमाल क्यों करें। तो उस फ़र्क को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि विल को और बी गोइंग टू को इस्तेमाल करने में कुल 3 अहम फ़र्क हैं। पहला फ़र्क है वो क्या है कि विल का इस्तेमाल हम करीब और बाइद दोनों के लिए कर सकते हैं, लेकिन बी गोइंग टू यानी विल बी गोइंग टू का इस्तेमाल आप कब करेंगे, माज यानी मुस्तकबिल करीब में, यानी बहुत करीब में। इसी तरह से अगर आप बी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं यानी वी गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काम बिल्कुल होने ही वाला, बस अभी होकर रहेगा, और इसमें ताकीद पाई जाती है। जबकि अगर आप विल का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि काम होने ही नहीं जा रहा बल्कि बस मतलब होगा काम, ये तो कंफर्म है कि उसने फैसला कर लिया काम होगा, यह चीज़ तय है ये काम होगी, लेकिन होने ही जा रही है वो चीज़, जो वो काम होने ही जा रहा है, ये माना नहीं निकल कर आ रहा। तो बी गोइंग का इस्तेमाल कब करेंगे, जब कोई काम बिल्कुल होने ही जा रहा हो। ठीक। और इसका एक बहुत बड़ा इस्तेमाल विल का और बी गोइंग टू का ये है कि बी गोइंग टू का इस्तेमाल आप उस वक्त करेंगे जब आपकी प्लानिंग पहले से हो, और अगर आपने फ़ौरन प्लानिंग कर रखी है तो आप वहाँ पर विल इस्तेमाल करेंगे, बी गोइंग का इस्तेमाल आप वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बारीकी है, आपको समझना ज़रूरी है इस बारीकी को, ताकि जब आप तर्जुमा वगैरह करें या आप कहीं पर जा रहे हैं आपसे पूछ लिया जाए ये बारीकी तो आप उसको बता सके आसानी के साथ। आगे हमने पढ़ा था बी गोइंग टू को अगर हम पास्ट में इस्तेमाल करें तो ये वाज वर हो जाएगा और गोइंग टू बाकी रहेगा अपनी हालत पे, और इसका इस्तेमाल उसको करते हैं जब आपको बतलाना हो कि आप कोई काम करने ही वाले थे, यानी ताकीद पैदा करने के लिए, तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम बी गोइंग टू को फ्यूचर में लाए विल के साथ, हालांकि बी गोइंग मैंने बताया कि खुद ये फ्यूचर के माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी हमें वो माना अदा करना होता है, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा या करने वाला होगा, उसमें अगर हम ताकीद पैदा करना चाहें तो हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं विल बी गोइंग टू में। ठीक। तो इसका इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको फ्यूचर में किसी काम के मुतालिक ताकीद पैदा करनी हो, जिसे करने ही वाला होगा, इस तरह के माना अगर आप अदा करना चाहते हैं तो उस वक्त आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आप विल शैल बी गोइंग टू में बदल देंगे। इसको बी गोइंग टू को किस में बदल देंगे, विल या शैल बी गोइंग टू में बदल देंगे।
ओके, तो यहीं पर आज का हमारा सबक खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और बहुत ही नफ़ा बख्श सबक आपके लिए रहा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ अगर आप सीरियस हैं इस कोर्स को लेकर के तो ओके। अब हम आगे चलते हैं और हम अब अपना आज का होमवर्क लेंगे और इसको करेंगे इंशाल्लाह, फिर अब हम उसको मैच करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा होमवर्क है। पहला हमारा जुमला है सुलेमान विल बी गोइंग टू सी द डॉक्टर। पहला जुमला है सुलेमान विल बी गोइंग टू सी द डॉक्टर। तो सी द डॉक्टर का मतलब का डॉक्टर को देखना नहीं बल्कि डॉक्टर से मुलाकात करना, जैसे आप उर्दू में कहते हैं डॉक्टर से मिलने जाना या डॉक्टर के पास जाना। तो आप यहाँ पर डॉक्टर्स के पास जाना आप कर दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, मैं डॉक्टर के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, ये तर्जुमा करेंगे। गर्चे हम करते हैं जो है डॉक्टर से मिलने जा रहा हूँ, लेकिन हम जब बोलते हैं तो यह मिलने जाने का माना नहीं अदा करते हैं। क्या बोलते हैं? डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, है ना उर्दू में। तो यहाँ पर सी आता है, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। यहाँ पर देखने का मतलब नहीं है, देखेंगे मतलब जाके वहाँ क्या करेंगे, देख के दवा लेने जाएंगे ना, मिलने जाएंगे दवा लेने, तो ही मुराद होता है। Was Daud going to wash his hand when the water stopped? We are going to the UK next week. Where will you go? Will Sarfaraz be going to tell the story at this time? This shop is to be going shifted next month. ठीक, तो कोई मुश्किल वर्ड या कलिमा या लफ्ज़ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। अगर आपको लग रहा होगा तो आप सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। हमारा अगला होमवर्क है उर्दू में अल्फाज हैं, उर्दू में जुमले, इनको आपको अंग्रेज़ी में करना होगा। हमारा पहला जुमला है, मैं दरवाज़ा खोलने ही जा रहा था लेकिन तुमने घंटी बजा दी। घंटी बजाने के लिए आप बोलेंगे रिंग द बेल। रिंग के माने बजना भी होता, बजाना भी होता, दोनों होता है। ठीक है, क्या वो लोग परसों हज के लिए जाने वाले हैं? परसों का मतलब होगा आफ्टर टुमारो। आफ्टर टुमारो मतलब परसों। हज का मतलब आप हज ही लिख दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं इसका आप जो है पिलग्रिमेज लिखें। हज के लिए आप हज ही लिखें। जीशान घर जाने वाला था लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल सकी। छुट्टी नहीं मिल सकी के लिए आप क्या बनाएंगे? छुट्टी नहीं मिल सकी, गेट द लीव। गेट लीव का मतलब होता है छुट्टी मिलना। ओके, गेट लीव का मतलब छुट्टी मिलना। अब्दुल अव्वल मैनेजर को बस फ़ोन करने ही वाला होगा, यानी कोई इश्यू चल रहा होगा, वह फ़ोन करने ही वाला होगा अब उसको। तो करने ही वाला होगा को आप कैसे बनाएंगे, इसका आपको खुद करना होगा। बेटा तुम्हारा वक्त जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। बेटा तुम्हारा वक्त जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो ख़त्म होना मतलब एंड या ओवर या फिनिश, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुम्हारा वक्त योर टाइम, वही माना है, लफ्ज़ी माना है तुम्हारा वक्त, तुम्हारा वक्त, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा वक्त, योर टाइम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप होमवर्क करेंगे और आप इसको हमारे साथ मैच करेंगे। और आज के लिए एक्टिव पैसिव नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा जुमला समझ में नहीं आ रहा है कैसे एक्टिव पैसिव बनाएं। हालांकि बनता है, तो अगर कभी आ जाए तो बी के ज़रिए आप, यानी तो आप वहाँ पर बी लगा देंगे तो आपका जुमला बन जाएगा। ओके, पैसिव वॉइस। लेकिन इस तरह का जुमला मतलब आता नहीं है, लेकिन कभी आ भी जाए तो आप भी लगा देंगे तो आपका जुमला बन जाएगा। ओके गाइस, तो यहीं पर आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सबक आपके लिए ज़रूर मुफीद रहा होगा। अब इन्हीं कलिमात के साथ आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात अगले सबक में होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।